नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास के अंतर्गत लेक्चर नंबर 90, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कैसे हुआ। अब देखिए, अगर यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का एक समय खासकर 1812 तक उसका जो साम्राज्य अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा, यूरोप में सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्टेबलाइज किया, धीरे धीरे उसमें टूटन आना शुरू हुआ। और टूटन आने के पीछे देखिए, कोई भी शासकों की जो नीतियां है, आपको थोड़ा यूनिवर्सल सोचना पड़ेगा कि एक शासक अगर टॉप पे जा रहा है और पुनः उसका जब डिक्लाइन होने लग रहा है, इसके पीछे कि उस शासकों की नीतियों में जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे कमियां हैं। अर्थात अगर हम लोग नेपोलियन के संदर्भ में सबसे समझे तो नेपोलियन की जो विरोधाभासी नीतियां कि किस प्रकार से, देखिए, फ्रांस की क्रांति की चेतना ने पूरे यूरोप को एक नेशनलिज्म का, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का भाव एकदम पूरी तरीके से जागृत किया। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, तो उन विचारों को तोड़ मरोड़ के पूरे यूरोप में प्रस्तुत किया, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि उस नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की क्रांति का एक बिगड़ैल रूप में, एक बिगड़े हुए आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जो पूरे यूरोप में उसके विरोधाभासी का कारण बना। और वही कारण अंततः नेपोलियन के पतन का कारण बना। तो इसमें कहना कोई भी अतिशयोक्ति यहाँ पे नहीं होगी। अब क्या था, कौन कौन सी उसकी विरोधाभास नीतियाँ थी, किस प्रकार से नेपोलियन के द्वारा बनाई गई, उस इंग्लैंड को घेरने के चक्कर में, ब्रिटेन को घेरने के चक्कर में महाद्वीपीय जो व्यवस्था थी किस प्रकार से असफल हो गया, और पुनः उस ब्रिटेन के द्वारा शक्ति संतुलन के माध्यम से पूरे यूरोप को यूनाइट करके नेपोलियन का पतन किया गया, उसे दबाया गया। और पूरी पूरी प्रक्रिया हम लोग आज इस टॉपिक के अंतर्गत आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, एक डिटेल्स, एक एनालिटिकल अप्रोच होना बेहद ज़रूरी है। और यही मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका कोई भी लिंक टूट जाए। लिंक टूट जाएगा तो आप एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर एक स्टेप को हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। तो ये पूरी देखिए, कोर्स हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही दृष्टिकोण से इसका पूरा का पूरा डीपली एनालिसिस किया जा रहा है। और आंसर राइटिंग की देखिए जो बात है, अब अभी आपका एक दो जो टॉपिक है इसी तरीके से चलेगा, उसके बाद से आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जाएगा। क्योंकि मेरा जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने का जो पैटर्न होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी एक टॉपिक को उसी टॉपिक के अंदर यहाँ पे बांध के रखा जाए, बल्कि चीज़ों को कोरिलेट करना है। अमेरिकी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति को अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे तो आगे यूरोप में होने वाले परिवर्तनों से। इसीलिए मैंने अभी आंसर राइटिंग यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी में बिल्कुल ही एक इंटीग्रेटेड आंसर राइटिंग का जो अप्रोच होना चाहिए वो आपकी समझ को यहाँ पे डेवलप करेगा और आपको आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्द से जल्द हम लोग उसका भी सीरीज लेकर आएंगे, सेपरेट टॉपिक वाइज। आपको जितना भी प्रश्न बनेगा 8, 10, 12 उसका आंसर राइटिंग का पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं नेपोलियन के साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान होगा, पिछले क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 1804 तक आते आते नेपोलियन उस गणतंत्र के लबादा को, उस गणतंत्र के चूल्हा को उतार कर फेंक देता है और पूरी तरीके से फ्रांस की जनता को पुकारते हुए नजर आएगा कि मैं ही सम्राट हूँ। अर्थात जो फ्रांस की जनता की जो गणतंत्र की जो चाह थी, नेपोलियन बोलेगा कि देखो भाई, गणतंत्र तो मैं ही हूँ। इस तरीके से एक चतुराई भरा कदम उठाते हुए नेपोलियन ने उस गणतंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे जन स्वीकृति, फ्रांस की जनता उसको स्वीकृति दे रही है। और उसके तत्पश्चात अब नेपोलियन शुरू हो गया अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति की अवधारणा को लेके। तो काफ़ी है, आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ पे खड़ा कर दिया। जितना भी आपको एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से नेपोलियन का कंट्रोल होते चला गया। यहाँ पे देखिए, 1804 तक आते आते यहाँ पे यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा, खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, यह पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि नेपोलियन, जो कि एक फ्रांस में एक सैनिक सत्ता के दम पे, अपनी सैनिक गतिविधियों के दम पे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि आगे वो बहुत परिवर्तन करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए देखेंगे तो ब्रिटेन काफ़ी यहाँ पे पहले से ही, नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार नीति के पहले से ही ब्रिटेन काफ़ी यहाँ पे कॉन्शियस रहता है और धीरे धीरे
वो ऑस्ट्रिया को, रूस को, प्रसा को, जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी उसको अपने साथ सामंजस्य बैठा के भी चलने का प्रयास करता है। लेकिन देखेंगे हम लोग किस तरीके से इनकी जो तिकड़ी थी, ठीक है, या फिर चौकड़ी थी, नेपोलियन तोड़ते हुए नजर आएगा और धीरे धीरे अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था का नेपोलियन यहाँ पे प्रसार करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या है और इसमें जो घटनाक्रम है, पहले क्या था, किस तरीके से महाद्वीपीय व्यवस्था को यहाँ पे लागू किया गया, सब यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद परिणाम के रूप में जो भी प्रमुख युद्ध आएगा, जैसे कि पुर्तगाल से, स्पेन से, इसके अलावा प्रसा से हो जाएगा, स्पेन से हो जाएगा, ठीक है, रूस से हो जाएगा, ठीक है, और अंततः ब्रिटेन के युद्ध के माध्यम से नेपोलियन का यहाँ पे पतन किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी में अक्सर यहाँ पे पूछा जाता है, खासकर महिलाओं को लेके, कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका क्या थी, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रांस की क्रांति का विरासत, चूँकि पूरा जब फ्रांस की क्रांति को आप पढ़ लेते हैं तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप उससे क्या सीखे हैं, एक हेरिटेज के रूप में से आप समझ सकते हैं, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या है महाद्वीपीय व्यवस्था। तो देखिए नेपोलियन के द्वारा अगर सीधे सीधे अर्थों में अगर बोला जाए तो नेपोलियन के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध यह एक आर्थिक नाकेबंदी है, क्योंकि नेपोलियन ने इंग्लैंड को कभी भी प्रत्यक्ष युद्धों में हरा नहीं पाया था। इंग्लैंड से, ठीक है, उसके जो भी सेना नायक होते थे, कई सारे युद्धों में नेपोलियन ऑलरेडी हार चुका था। और अब यही नेपोलियन के सामने समस्या थी कि भाई इंग्लैंड को हराए कैसे, ब्रिटेन को हराए कैसे। अब उसको लगने लगा कि अगर ब्रिटेन देखो बिल्कुल ही इंग्लिश चैनल से सेपरेट है, अगर उसको सेपरेट ही कर दिया जाए, उसके व्यापारिक गतिविधियों को अगर रोक दिया जाए, तो हो सकता है कि ब्रिटेन खुद ब खुद मेरे पैरों पे आके गिर जाए, और तब जाके मैं उस पर अच्छा खासा एक संधि के माध्यम से, बहुत सारे संधियों के माध्यम से, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, उसको मैं अपने अंडर कंट्रोल यहाँ पे कर लूँगा। लेकिन ये, ठीक है, नेपोलियन का सब स्वप्न था, जो स्वप्न बन के ही यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे कुछ घटनाक्रम है। देखिए घटनाक्रम क्या है, तो 1805 में ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, रूस तथा ऑस्ट्रिया, जैसे कि मैंने बताया था कि जब कुछ इतिहासकारों के द्वारा आह्वान किया गया, देखिए जो भी जियोपॉलिटिक्स होता है, धीरे धीरे जो भी आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समझ में आ जाता है। ऑलरेडी जैकोबियन के द्वारा जो गणतंत्र की अवधारणा लाया गया, उदारवाद गणतंत्र का अवधारणा लाया गया, फिर नेपोलियन आ गया, कहीं न कहीं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था पूरे यूरोप में यहाँ पे हावी हो रहा था। और यहाँ पे देखेंगे रूस और ऑस्ट्रिया, ये दो जो ऐसे यहाँ पे एम्पायर थे जो पुरातन व्यवस्था को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, अर्थात इनके पास सामंतवादी व्यवस्था, चर्च व्यवस्था, फिर राजतंत्रात्मक व्यवस्था पूरी तरीके से मौजूद थी। लेकिन ब्रिटेन अपने आप में एक बहुत प्रगतिशील देश था, लेकिन ब्रिटेन का ट्रेड इंटरेस्ट, उसकी व्यापारिक हित उसको बिल्कुल ही उस पुरातन व्यवस्था को सपोर्ट करने पे मजबूर कर रहा था, जो ब्रिटेन सब समझ रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी अब क्या करता, क्योंकि नेपोलियन का एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में अगर यूरोप में उभरने का मतलब था कि ब्रिटेन को खतरा, ठीक है। जस्ट देखिए इंग्लिश चैनल से अलग हो रहा है ब्रिटेन, तो उसको तो समस्या आएगी ही आएगी, वहीं उसको, ठीक है, फ्रांस के किनारों से होते हुए ही उसका व्यापारिक रूट है, ट्रेड रूट है। तो आप उसे खुद ब खुद समझ सकते हैं कि ब्रिटेन को यहाँ पे समस्या होती कि नहीं होती। इसीलिए 1805 में इनके द्वारा गठबंधन किया गया। ध्यान रखिएगा, गठबंधन किया गया, ब्रिटेन, रूस तथा ऑस्ट्रिया के द्वारा पहले ही गठबंधन कर दिया। लेकिन इस गठबंधन को देखिए नेपोलियन के द्वारा छिन्न भिन्न यहाँ पे कर दिया जाता है, जब ऑस्ट्रिया को 1805 में ही, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑस्ट्रिया को 1805 में ऑस्टरलीज की युद्ध में नेपोलियन के द्वारा यहाँ पे पराजित कर दिया जाता है और उससे प्रेसबर्ग की संधि करता है। अब ध्यान रखिएगा, प्रेसबर्ग की जब संधि करता है तो ऐसा नहीं था कि नेपोलियन ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया को क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैंने यहाँ पे नेपोलियन सॉफ्ट पावर की नीति को अपनाते हुए नजर आएगा। आखिर उसका एम कहाँ है, देखिए दूरदर्शिता है। नेपोलियन का एम है कि हमें ब्रिटेन पे कंट्रोल करना है, तो ब्रिटेन में कंट्रोल करने के लिए जो भी यूरोप में, ठीक है, जो भी हस्तकृत देश है उनको यहाँ पे मैनेज करना जरूरी है, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया के साथ उसने वही किया। दूसरा देखिए 1806 में जेना की लड़ाई में
प्रसा को पराजित किया, लेकिन साफ साफ वहाँ पे घोषणा कर दिया जो उसकी इच्छा थी नेपोलियन की कि हमें महाद्वीपीय व्यवस्था को लाना है, अर्थात इस महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोपीय राष्ट्रों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हर किसी को मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ कि मुझे ब्रिटेन के आर्थिक व्यापार को कंट्रोल करना है, उसको रोकना है, और इसमें भाई मुझे तुम लोगों को पूरा क्या करना है, सहयोग देना है। तीसरा 1807 में यहाँ पे हो गया, देखिए रूस। 1807 में रूस का शासक उसमें हुआ करता था अलेक्जेंडर प्रथम। वहाँ पे फिनलैंड के युद्ध में देखिए नेपोलियन ने रूस के शासक को हरा दिया, लेकिन उसके साथ भी वो सॉफ्ट पावर की नीति को अपनाते हुए टिलसिट की संधि करेगा और यहाँ पे बोलेगा देखो भाई, पूरब का सम्राट तुम हो भाई, जार अलेक्जेंडर जो प्रथम था, और पश्चिम का सम्राट अब जार अलेक्जेंडर बोलता है कोई नहीं भाई नेपोलियन तुम बन जाओ। अब देखिए किस तरीके से जो गठबंधन था ब्रिटेन के द्वारा जो किया गया था उसको छीन भिन्न कर दिया गया। अब यहाँ से शुरू हो जाती है नेपोलियन की, ठीक है, नीतियाँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है। अब ब्रिटेन का जो व्यापारिक इंटरेस्ट था पूरी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला जो इलाका है फ्रांस में, ठीक है, ये जो पड़ रहा है यहाँ पे। दूसरा मेडिटेरियन सी होते हुए आएगा तो इधर यहाँ पे स्वेज कनाल के पास आएगा। अब समस्या क्या थी कि इधर स्वेज कनाल के पास अगर इस साइड आ रहा है तो जो रूस का जो क्षेत्र था, ये ध्यान रखिएगा, इसका व्यापारिक इंटरेस्ट से यहाँ पे टकराव हो रहा था। किसका? तो रूस और ब्रिटेन का। अर्थात अब रूस को समझ में आने लगा कि ब्रिटेन हमको समस्या पैदा कर रहा है। दूसरा प्रसा ने भी सपोर्ट कर दिया। प्रसा अब चाह के भी क्या कर सकता था, क्योंकि उस प्रसा का जो लगाम था नेपोलियन के हाथों में था, और ये दोनों को देखेंगे तो स्वयं ये लोग ब्रिटेन के क्या हो गया, खिलाफ हो गए। देखिए एक समय इन लोगों का तिकड़ी चलता था, लेकिन किस तरीके से व्यापारिक इंटरेस्ट ने नेपोलियन ने अपने कूटनीतिक चालों के माध्यम से ब्रिटेन को बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया। अब यहीं से यहाँ पे शुरू हो गया। नेपोलियन क्रांति की प्राथमिकता को बदलकर अब सैन्य प्राथमिकता में बदलने लगा। अब जो भी देखिए टिलसिट की संधि किया, जेना की संधि किया, अब जितना भी संधि किया ना, यहाँ तक तो ठीक था, बाकी यूरोपीय राष्ट्र भी नेपोलियन से खुश थे। लेकिन अब क्या कर रहा है कि नेपोलियन उनको प्रेशराइज कर रहा है, अपनी सैन्य विस्तार नीति के माध्यम से उनके क्षेत्रों पे कंट्रोल कर रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या का कारण बना, क्योंकि जब भी आप किसी की संप्रभुता पे अटैक करेंगे तो सब कोई भूल जाएगा कि भाई मैं क्या हूँ। आज देख लीजिए वर्तमान में जब भी कोई देश किसी भी देश के संप्रभुता पे हमला करेगा तो फिर देखिए व्यापार वगैरह फिर उस समय देखेंगे तो सेकेंडरी चीज़ें हो जाएगी उस समय, ठीक है। बिल्कुल ही अपने आप को आप ध्यान में रख के आप सोचना शुरू करेंगे, चाहे कोई भी मूवमेंट हो। यही चीज़ हुआ बाकी अन्य जो यूरोपीय देश थे, खासकर प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रूस हो गया, इनको लगा कि भाई अब तो नेपोलियन हमें क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि अपने सैन्य गतिविधियों के माध्यम से हम पे कंट्रोल करने का पूरी तरीके से दबदबा बना रहा है। अब यहीं से देखिए यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे कर दिया गया। क्यों लागू किया? अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि महाद्वीपीय व्यवस्था को क्यों लागू किया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष युद्धों में ब्रिटेन को कभी नेपोलियन के द्वारा पराजित नहीं कर पाया, बल्कि वो प्रत्यक्ष युद्धों में बाकी जो भी थे, देखिए इधर पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल के साथ साथ इधर, ठीक है, प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, रूस हो गया, स्पेन हो गया, स्वीडन तक के क्षेत्रों को डायरेक्ट युद्धों में पराजित करता है, लेकिन ब्रिटेन को ये पराजित नहीं कर पाता है। इसीलिए इसकी सोच है कि भाई आर्थिक प्रतिबंध अगर ब्रिटेन पे, ठीक है, कहीं कहीं इंग्लैंड भी मैंने मेंशन कर दिया है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक प्रतिबंध अगर इंग्लैंड में अगर लगा देते हैं, वहाँ के व्यापार को ही अगर, ठीक है, पूरी तरीके से प्रेशराइज कंप्रेस्ड कर देते हैं तो उसकी शक्ति में कमी आएगी। क्योंकि ब्रिटेन के देखिए भौगोलिक एरिया जो है इतना संपन्न नहीं है वहाँ पे कि लोग अपनी एग्रीकल्चर ज़रूरतों को उस समय पूरा कर सके। बाकी जो रॉ मटेरियल आ रहा था उपनिवेशों से, उससे ब्रिटेन पूरा कर सके, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस समय औद्योगिकरण का भी दौर था, क्योंकि 17वीं शताब्दी के, ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जाते जाते धीरे धीरे औद्योगिकरण का एक वातावरण वहाँ पे तैयार हो चुका था। तो कुल मिला के अगर उसकी शक्ति को यहाँ पे कम कर दिया जाए तो आर्थिक समृद्धि ब्रिटेन की रुक जाएगी, सेना उसका डैमेज हो जाएगा, बेरोजगारी, कल कारखाना, मूल्य वृद्धि, ये सारी चीज़ें जब ब्रिटेन में अधिक मात्रा में होने लगेगी तो वहाँ का जो शासक होगा
ध्यान रखिएगा, वहाँ का जो शासक होगा, पार्लियामेंट्री व्यवस्था वहाँ पे ऑलरेडी मजबूत हो चुकी है, तो वहाँ के लोगों में जन असंतोष उमड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि वहाँ की संसद को, वहाँ के शासक को हमारे पैरों पे गिरना पड़ेगा, उसे समझौता करना पड़ेगा, भाई हमें बख्श दो, ठीक है। अब ये नेपोलियन सोच रहा है, देखिए उसका, समझ रहे हैं ना, एक ड्रीम, एक स्वप्न की दुनिया में वो मौजूद है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर ऐसा होता तो आज इतिहास, जो खासकर यूरोप का इतिहास में कुछ और ही हुआ होता। लेकिन देखिए अब ये फेल कैसे होते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है ऑस्ट्रिया, ये है रसिया एम्पायर है पूरा, ये है प्रसा का क्षेत्र है, ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि जर्मनी का क्षेत्र है, इधर इटली का क्षेत्र है, और यहाँ पे स्पेन है, अब यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है। तो यही ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इसे मैंने आपको दिखा दिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं असफलता के कारण, ठीक है। असफलता के कारण में देखेंगे तो सबसे नंबर 1 यहाँ पे सैन्य शक्ति। देखिए सैन्य शक्ति की अगर बात किया जाता है तो किसी भी देश पे डिपेंडेंट करता है कि उसकी सैन्य शक्ति उसकी भौगोलिक अवस्थिति पे डिपेंडेंट करती है। जैसे भारत को लीजिए, अभी भारत में क्या है, तो स्थल सैनिक भी भारत को तगड़ा करना पड़ेगा, नौ सैनिक को भी तगड़ा करना पड़ेगा, और नेवी एयरफोर्स को भी तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो भूभाग है हर तरीके से, ठीक है, हर मतलब जो स्थल भाग है, जल भाग है, उससे लगा हुआ है, तो अब जरूरी है भारत को, और भारत यही करता भी है। लेकिन ब्रिटेन के साथ एक ऐसी समस्या नहीं है वो कि वहाँ पे स्थल सैनिकों को लेके, क्योंकि ब्रिटेन का जो भूभाग है बिल्कुल सेपरेट है, स्थल सैनिक को उसको बहुत अधिक जरूरत नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन देखेंगे तो शुरू से ही नौसेना पे उसका जो, ठीक है, बजट का बहुत बड़ा भाग खर्च होता है, नेवी पे बहुत बड़ा भाग उसका खर्च होता है, और यही कारण है कि ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति, नेवी सैनिक उस समय काफ़ी, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में मौजूद थी। नेवी सैनिक तो खैर अब हुआ है, उस समय तो औद्योगिकरण का दौर था, धीरे धीरे ये सब, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह, फाइटर जेट वगैरह, धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया, ठीक है, शुरुआती चरण पे मौजूद थी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सैन्य शक्ति देखिए नौसेना का ब्रिटेन का बहुत ही मजबूत था, और इस मजबूती के साथ ब्रिटेन ने क्या किया कि व्यापारिक गतिविधियों को चोरी छिपके, ठीक है, मैंने चोरी छिपके माल्टा जैसे क्षेत्रों से वो यूरोपीय देशों से कॉन्टेक्ट बनाए रखता था, व्यापार करता था। बेचारा नेपोलियन उस व्यापार को रोक नहीं पाता था, क्योंकि देखिए फ्रांस की स्थलीय सेना तो मजबूत थी, लेकिन नेपोलियन की अगर नौसैनिक सेना की बात करें तो वो मजबूत नहीं थी। और यही कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पे कि इस नौसैनिक सेना का कमजोर होने की वजह से नेपोलियन कभी भी ब्रिटेन पे आर्थिक प्रतिबंधों को उतनी कड़ाई से लागू नहीं कर पाया, जिससे कि ब्रिटेन को कभी समस्या ही नहीं हुआ। दूसरा था यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा, देखिए नेपोलियन के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यूरोपीय व्यापार, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय व्यापार को, ठीक है, बोलता है कि भाई देखो तुम लोगों को इंग्लैंड से व्यापार नहीं करना है, हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसमें रूस हो, प्रसा हो, पुर्तगाल हो, स्वीडन हो, ऑस्ट्रिया हो, सारे के सारे क्षेत्रों को देखिए यहाँ पे सारा जो भौगोलिक इलाका आप देख रहे हैं इसको ब्लॉक कर दिया कि भाई हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलेगा। तो व्यापार तो बहुत दूर की बात है। अब बाकी सब हारे हुए राष्ट्र नेपोलियन से, नेपोलियन की साम्राज्यवादी सैनिक गतिविधियां चरम पे थी, तो भाई मजाल नहीं था कि कोई इसके खिलाफ उस समय विद्रोह कर दे। लोगों ने बोला ठीक है भाई, ठीक है, कॉपी दैट। उसके बाद से यहाँ पे समस्या तब हुआ देखिए जब नेपोलियन इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आप देखिए स्वाभाविक से सोचने की बात है कि अगर आप अपने दुश्मन को डैमेज करने के लिए अपने एक दोस्त को बोल रहे हैं कि तुम भाई उससे व्यापार मत करो, इसका मतलब कि उस दोस्त को, ठीक है, बहुत सारी इसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है। और यूरोप जैसे ठंडे जलवायु प्रदेशों में यहाँ पे खासकर, ठीक है, गरम भोजन की बात कर लें, गरम कपड़े की बात कर लें, ऐसे इसेंशियल चीज़ें हैं कि वहाँ डे टू डे लाइफ में चाहिए। और वहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट जो होगा हमेशा अधिक लगेगा भारत के कंपेरिजन में। भारत में देखिए, भारत में किसानों की बात कर लीजिए, आम आदमियों की बात कर लीजिए, लगभग 5-6 महीना यहाँ भारत में कपड़ा भी नहीं पहने, समझ रहे हैं ना, तो चल जाएगा। मैंने कपड़ा में नहीं पहना इन द सेंस कि आप समझिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो सकता है। वहाँ पे 8-8, 9-9 महीने जहाँ कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस जलवायु में, उस परिप्रेक्ष्य में आप उतना, ठीक है, कंप्रोमाइज करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं होगा। लेकिन नेपोलियन की जो घरेलू व्यवस्था थी उस समय देखेंगे, खासकर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उन यूरोपीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रही थी।
तो समस्या तो उनको आएगा ही आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा है यहाँ पे अंतर विरोध दिखाई दे रहा है कि भाई सबको बोल दिया कि तुम लोग व्यापार मत करो, और इंग्लैंड से व्यापार मुनाफा कमाने के चक्कर में ये है अंतर विरोध। बाकी सारी यूरोपीय देशों को बोल दिया कि भाई तुम लोग ब्रिटेन से व्यापार मत करो, और खुद ये क्या कर रहा है, तो फ्रांस से खादानी चीज़ों को महंगे दामों में इंग्लैंड को भेज रहा है। तो बाकी जो राष्ट्र तो देखेंगे भाई ये क्या कर रहा है, ये तो भाई उसको डैमेज नहीं करना चाह रहा है, बल्कि अपने व्यापारिक हितों से परिचालित हो रहा है और हमें मुनाफा कमाने से रोक रहा है। तो उनके मन में तो संशय आएगा ही आएगा। यूरोपीय राष्ट्र यहाँ पे असंतुष्ट होते चले गए नेपोलियन से। यहाँ पे एक चीज़ और है, दूरदर्शिता। नेपोलियन की जो दूरदर्शिता में कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक ऐसा देश हो चुका था जिसका ठीक है सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था, अर्थात विश्व के हर एक जगह में, हर एक देशों में, यहाँ पे हर एक महाद्वीपों में उसका उपनिवेश बन चुका था। इसका मतलब कि अमेरिका से लेके, एशिया से लेके, अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जब उसका उपनिवेश बना हुआ है, तो भाई उनके उपनिवेशों पे भी कंट्रोल करो, लगाम लगाओ। उस समय अगर यकीन मानिए कि अगर जिस समय नेपोलियन चरम में था, अगर उस समय भारत में भी देखिए फ्रांसीसी ठीक है कंपनी यहाँ पे आई हुई है, लुई 40 के समय, 50 के समय, ठीक है 60, उसके बाद से जब नेपोलियन का आगमन हुआ, तो उस समय भारत में अगर नेपोलियन अगर ध्यान दिया होता तो क्या पता कि मामला कुछ और ही होता उस समय। ठीक है, हो सकता है कि नेपोलियन के सैन्य विजय अभियानों से देखते हुए भारत पे कंट्रोल फ्रांस का हो जाता। इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई यहाँ पे होगी। लेकिन नेपोलियन चूंकि अपने ही महाद्वीपीय क्षेत्रों पे उलझा रहा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक दूरदर्शिता का अभाव दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड के पास पर्याप्त मात्रा में उपनिवेश यहाँ पे मौजूद है और उन उपनिवेशों से इंग्लैंड फायदा उठा रहा है। अब वो देख रहा है कि भाई नेपोलियन तुमको जो करना है कर लो, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही है, हमारा औद्योगिकरण हो रहा है, हमारा कारखाना धुआं फेंक रहा है, तो हमें किस बात का डर। हर देखिए स्टेप है यही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात नेपोलियन का हर एक स्टेप ठीक है उसको बिल्कुल ही गर्त की तरफ यहाँ पे ढकेल रहा है। और यही मैंने जैसे बोला, तो इन सारे चीज़ों को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं परिणाम के रूप में। परिणाम के रूप में आएगा क्या, तो देखिए ऑलरेडी ब्रिटेन तो भाई उस पर रोक लगा रहा था, संतुष्ट तो है ही। बाकी जो यूरोपीय देशों पे ठीक है कंट्रोल कर रहा है। देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे युद्ध भी लड़ा है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो यूरोपीय राष्ट्र यहाँ पे असंतुष्ट हो गए, राष्ट्रवादी भावना जागृत हो गई। अब यही नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कहीं और से नहीं निकाल के आया, जबकि फ्रांस की क्रांति से भावना बहुत प्रबल रूप में सामने आई, एक यूनिफिकेशन की भावना सामने आई। तो अब शुरू हो गया कि यूरोपीय राष्ट्र असंतुष्ट हो गए और जो महाद्वीपीय व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया, ध्यान रखिएगा, खासकर पुर्तगाल, स्पेन, रूस, ऑस्ट्रिया, इसके क्रम में इनको कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल अपने अंडर कंट्रोल में करने के लिए इनसे यहाँ पे युद्ध करते हुए यहाँ पे नजर आएगा। और जब युद्ध करते हुए नजर आएगा तो इनको समस्या होगी, फिर एक इनका अलग गुट बन जाएगा। शक्ति संतुलन के माध्यम से ब्रिटेन आएगा, बोलेगा भाई देखो सबको परेशान करके रख दिया है नेपोलियन, तो क्यों ना हम एक शक्ति संतुलन बनाएं। ये वही शक्ति संतुलन है जो आप लोगों ने पहले वेस्टफेलिया की संधि में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से लुई 14 को डैमेज किया गया। अब यहाँ पे बारी आती है नेपोलियन की, अब यही शक्ति संतुलन। अब जब आए शक्ति संतुलन के बाद आप वेस्टफेलिया की संधि से कोरिलेट कीजिए, ठीक है, नेपोलियन तक कोरिलेट कीजिए, आगे आप हिटलर को भी नहीं छोड़ सकते हैं। आगे आप इसी क्रम करते चलेंगे, आपके आंसर में एक मैच्योरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको, ठीक है, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि आंसर राइटिंग में कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको इन सारी चीज़ों की समझ में आ जाए। तो यहाँ पे युद्ध यहाँ पे होना शुरू हो गया। तो अब परिणाम के रूप में कुछ युद्धों को देख लेते हैं ताकि आपका, ठीक है, और भी जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल की भौगोलिक अवस्थिति यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब पुर्तगाल है, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन है। कहने का मतलब यहाँ पे कि उस समय देखिए ग्रेट ब्रिटेन का, यहाँ पे ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, जो भी मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है, टेक्निकल अंतर है, लेकिन भाव को समझिए आप यहाँ पे कि ब्रिटेन का
पुर्तगाल से अच्छा खासा व्यापारिक संबंध था, यहीं से जा रहा है, दोनों आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये नेपोलियन को बिल्कुल ही असहज महसूस करवा रहा था, क्योंकि 1806 में नेपोलियन ऑलरेडी महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा कर दिया है और सारी यूरोपीय राष्ट्रों को वार्न कर दिया है कि भाई कोई भी यूरोपीय राष्ट्र ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन जो पुर्तगाल करने में असफल रहा। अब नेपोलियन ने क्या किया, देखिए ये है फ्रांस का एरिया। नेपोलियन ने अपनी भारी सेना को ठीक है पुर्तगाल में भेजना शुरू कर दिया और 1807 पे यहाँ पे पुर्तगाल पर आक्रमण करके ठीक है उसको यहाँ पे डैमेज कर दिया। एक बहुत बड़ी समस्या था, पुर्तगाल को अपने अंडर कंट्रोल में नेपोलियन के द्वारा कर लिया गया। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये जो सेना जो है, मैप को आप लोग ध्यान से देखते चलिए, फ्रांसीसी सेना अगर पुर्तगाल में आ रही है तो वो उस समय देखिएगा आप लोग तो स्थल मार्ग से ठीक है पुर्तगाल में एंट्री कर रही है। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे तैयार कर दिया नेपोलियन। देखिए यही उसकी विरोधाभास नीतियां, जैसे ही सेना को पुर्तगाल में यहाँ पे एंट्री करवाने का मौका मिला, अब नेपोलियन दूसरा ख्वाब देखने लगा कि क्यों ना भाई इसी के बहाने स्पेन को भी अपने नियंत्रण में कर लिया जाए। और यही हुआ भी ठीक है, स्पेन पर नियंत्रण उसने करना शुरू कर दिया। पुर्तगाली अभियान से अपने सैनिकों को स्पेन की सीमा में प्रवेश कराने का मौका मिल गया। अब वहाँ पे वेट किया कि भाई कुछ न कुछ ऐसा मामला मिल जाए जिससे कि यहाँ पे इंटरफेयर करना मैं शुरू कर दूँ। वहाँ पे उसको एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया शासक पद को लेके। दो है यहाँ पे, एक सम्राट है, एक उसका पुत्र है, यहाँ पे दोनों वहाँ के शासक वर्ग है, पिता और पुत्र का ठीक है, दोनों एक दूसरे के फूटे आंख नहीं सुहा रहे हैं। पिता सम्राट के रूप में बेचारा बूढ़ा हो चुका है, चार्ल्स IV है, अयोग्य शासक, अयोग्य मतलब आप समझ सकते हैं ठीक है, और दूरदर्शिता का अभाव है, पूरा भोग विलासी मस्त लाइफ अपना जी रहा है। उसका पुत्र यहाँ पे फर्डिनेंड है, यहाँ पे दोनों में राजगद्दी को लेके खींचातानी यहाँ पे चल रहा है। और बड़े मजे की बात देखिए, बुर्बो वंश की एक शाखा है यहाँ पे जो स्पेन में अपना कंट्रोल कर रही है। इसी टकराव का नेपोलियन फायदा उठाएगा। नेपोलियन ने फायदा उठाया और अपने भाई जोसेफ को, सोचिए जोसेफ को क्या किया, यहाँ का स्पेन का सम्राट बना दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नेपोलियन के लिए कदम था, लेकिन अपने आप में एक विरोधाभासी कदम भी था कि भाई कोई सैनिक बना देता, कोई बड़ा पद दे देता स्पेन में। डायरेक्ट तुम क्या कर रहे हो, तो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो तुम ठीक है। मैंने वहाँ पे लोग अपने शासक को मार रहे हैं। सोचिए कहीं भी सदियों से शासक कितना भी अयोग्य हो जाए ठीक है, वहाँ की जनता उसको थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन अब बाहर से किसी हेलीकॉप्टर से उठा के आप वहाँ के राजगद्दी पे किसी को ही बैठा देंगे तो जनता उस शासक के साथ कभी भी अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं करेगी, जैसा कि नेपोलियन के भाई जोसेफ के साथ हुआ। अर्थात अब उनको लगने लगा कि नेपोलियन कर क्या रहा है, अपने यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अपने भाई को खुद आके यहाँ पे भाई बिठा दे रहा है। इसका मतलब कि अब स्पेन के जनता में धीरे धीरे ठीक है एक जो राष्ट्रवाद की चेतना का जागृत होना स्वाभाविक था। अब देखिए स्पेन यहाँ पे है, अब ब्रिटेन भी बोल रहा है कि देखो भाई कर दिया ना। ब्रिटेन तो वहाँ पे एक से एक बुद्धिजीवी लोग मौजूद है। ब्रिटेन बोलेगा कि भाई डोंट वरी ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम नेपोलियन के खिलाफ अभियान यहाँ पे जारी रखो। और यही होगा आगे चल के। देखिए स्पेन वासियों में राष्ट्रवादी संचार पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। अब यही है कि राष्ट्रवादी संचार होने से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेन की जो ठीक है जो भी वहाँ पे सैन्य व्यवस्था थी पूरा का पूरा अब तो उसके ठीक है नेपोलियन के भाई जोसेफ के हाथों में आ गई। लेकिन वहाँ का जो भी ठीक है एक जो मध्य वर्ग था, निम्न वर्ग था, दोनों ने मिलके गुरिल्ला पद्धति का यहाँ पे विकास किया। हर जगह ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं। अब इस गुरिल्ला पद्धति में देखेंगे 1808 से लेकर 14 तक देखिए लगभग 6 सालों तक ये युद्ध चला है और सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है नेपोलियन के पतन के कारणों में। और इसको सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटेन से। यहीं पे देखेंगे गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, चूंकि प्रत्यक्ष ठीक है लड़ाई में ये लोग तो कभी नेपोलियन को हरा ही नहीं सकते थे। नेपोलियन की इतनी विशाल सेना, डायरेक्ट टक्कर कौन लेगा। तो वैसे में एक ही सहारा बनता है गुरिल्ला वार, समझ रहे हैं ना, छुप छुप के बोला जाता है इसे ठीक है भाई युद्ध करो। फ्रांस की सेना इसमें पराजय हो गई, ध्यान रखिएगा फ्रांस की सेना पराजय हो गई। उसकी भाई जोसेफ को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। अब जब भी देखिए इस तरह की गतिविधियां होती थी तो फ्रांस की जनता आहत होती थी।
नेपोलियन को बार बार बोलता था कि भाई देखो, फ्रांस में ठीक है जितने भी शासक हुए हैं आज तक, वे राजघरानों में पैदा हुए हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो निकम्मा भी हुए, डजंट मैटर, लुई 16, लुई 15 सब निकम्मा शासक थे। फ्रांस की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरा तो जन्म उस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में हुआ है। अगर मैं फ्रांसीसी जनता को, एक होता है ना एक एडवेंचरस ठीक है, आक्रामक, थोड़ा सा ठीक है उस टाइप का मैं उनको न्यूज नहीं देते रहूं, तो फ्रांस की जनता मुझे भुला देगी। अब नेपोलियन को धक्का लगा कि भाई ये क्या हो गया। नेपोलियन पुनः आएगा, ठीक है, बहुत सारे अपने सैनिकों को लेकर आएगा, पुनः स्पेन पे आएगा, ठीक है। नेपोलियन के आते हैं, देखिए भला उसके सामने कौन टिकेगा। नेपोलियन पुनः आक्रमण करेगा, अपने भाई को तलवार के दम पे देखिए पुनः स्पेन का राजगद्दी दे देगा। लेकिन समस्या क्या है कि अब स्पेन का राष्ट्रवाद यहाँ पे हावी हो चुका था। समझ गए थे कि नेपोलियन दोहरी नीति अपना रहा है, अपने साथ ठीक है प्रगतिशीलता की बातें कर रहा है, लेकिन बाकियों के साथ ठीक है अप्रगतिशीलता की चीज़ों को अपना रहा है, अर्थात उसकी नीतियों में एक अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है। स्पेन वासियों को भली भांति समझ में आ चुका है, ब्रिटेन उसका साथ दे रहा है। अब नेपोलियन जैसे जाएगा, ठीक है, नेपोलियन जैसे ही स्पेन से बाहर निकलेगा, पुनः वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि लगभग 1808 से 14 तक हर जगह स्पेन में विद्रोह होते रहेगा। नेपोलियन के 3 लाख सैनिक इसमें मारे जाते हैं। वित्तीय बोझ नेपोलियन में अलग बढ़ जाता है, राष्ट्रवादी भावना एकदम चरण पे आ जाती है, और यही है ठीक है नेपोलियन का पतन का रास्ता ये तैयार कर दिया। आगे चल के नेपोलियन बोलेगा भी कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसका मतलब कि इस स्पेन के नासूर में ब्रिटेन भी अच्छा खासा उस स्पेन वासियों को अपना समर्थन दे रहा है। गोला बारूद हथियार ये सब चीज़ देखिए लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनको कहाँ से मिल रहा है, ब्रिटेन से मिल रहा है। तो अब ये भी ठीक है मामला सेटलमेंट हो गया, सेट हो गया। देखेंगे आगे चल के, और ये आगे आपको क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा। दूसरा है यहाँ पे ऑस्ट्रिया को लेके, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी ठीक है ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया हुआ था, सॉफ्ट पावर की नीति को अपनाया हुआ था। ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र था राइनलैंड, उस समय राइनलैंड ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ करता था। देखिए यही है कॉन्फेडरेशन ऑफ यहाँ पर राइन, इस पर नेपोलियन ने कंट्रोल कर लिया हुआ था। तो ऑस्ट्रिया का भी उस समय देखिए जो हैसबर्ग एम्पायर हुआ करता था, उसके अंदर भी एक सुगबुगाहट थी कि भाई अपना क्षेत्र को क्या करना है, हमें वापस लेना है। और नेपोलियन का ठीक है जो भी विचारधारा था, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे यूरोप में फैल रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही पुरातन व्यवस्था को सपोर्ट करने वाले हैं, अर्थात किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। परिवर्तन होने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया में, रूस में विभिन्न ठीक है नस्ल के लोग, विभिन्न भाषी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रवादी चेतना का फैलाव होने का मतलब कि इनका टूटना तय था। ये लोग चाहता नहीं है कि भाई हमारे यहाँ आ जाए इस तरह की चीज़ें, इसीलिए ये लोग भी नेपोलियन को दबाने में लग गया। और स्पेन में जैसे ही नेपोलियन उलझ जाता था, फ्रांस में ऑस्ट्रिया अटैक कर देता था। ध्यान रखिएगा ठीक है, मौका पर पा के ऑस्ट्रिया फ्रांस पर आक्रमण कर देता था। पुनः नेपोलियन आता था, नेपोलियन की सैनिक यही था ना, उसकी देखिए सैनिक पावर, इतनी बड़ी विशाल सेना को नेपोलियन के द्वारा रखा गया था कि नेपोलियन द्वारा पुनः इसको पराजित कर दिया गया। अब पराजित करने के बाद नेपोलियन बोला बहुत हो गया, ठीक है, सॉफ्ट पावर की नीति, अब मैं हार्ड पावर की नीति अपनाऊंगा। ऑस्ट्रिया के आधे राज्यों को अपने में मिला लिया। देखिए राइन लाइन इधर दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते गया। युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम को ऑस्ट्रिया से वसूलना शुरू किया। राजकुमारी, वहाँ के ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, सोचिए मेरिया जो लुइसा था, ठीक है, उससे नेपोलियन ने क्या कर लिया, शादी कर लिया, राजघराना संबंध बना लिया। सोचिए कितना ऑस्ट्रिया के लिए शर्म की बात होगी। अब ऑस्ट्रिया नेपोलियन का चाह के भी दोस्त यहाँ पे नहीं बन सकता था, और नेपोलियन चाह के भी ऑस्ट्रिया को ठीक है अपना दोस्त नहीं बना सकता था। अब देखिए स्पेन भी दुश्मन हो गया, ऑस्ट्रिया भी दुश्मन हो गया, पुर्तगाल भी दुश्मन हो गया। अब बाकी जो बचा है देखिए रूस, ठीक है। अभी तक अलेक्जेंडर प्रथम से जो वार्ता हुआ था कि भाई तुम पूर्व का सम्राट, हम पश्चिम का सम्राट, अब नेपोलियन उसे तोड़ता हुआ नजर आएगा, बोलेगा कि अब बहुत हो गया भाई, हमको अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति को क्या करना है, बढ़ावा देना है।
ये वहीं देखिए रूस था जो ब्रिटेन का क्या कर रहा था, पूरी तरीके से विरोध कर रहा था। लेकिन आगे चल के इस महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के क्रम में कुछ घटनाएं इस प्रकार से घटित होती है नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से कि ब्रिटेन को, ठीक है, मतलब मजबूरन, माने क्या बोलते हैं कि रूस को मजबूरन ही ब्रिटेन को यहाँ पे समर्थन करना पड़ता है। उसके पीछे कारण था कि 6 लाख सैनिक लेके देखिए यहाँ पे नेपोलियन जून के महीने में, ध्यान रखिएगा, जून के महीने में 6 लाख सैनिक को लेके वो रूस का अभियान, मैंने मॉस्को पे रहता था शासक, मॉस्को अभियान करने के लिए निकल पड़ा। रूसी शासक जार था, उसको लगा कि भाई ये तो प्रत्यक्ष युद्धों में नेपोलियन से हम कभी टकरा ही नहीं पाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। कूटनीतिक चाल चला, ठीक है, कूटनीतिक चाल चला। और क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वापस हटो, पीछे चलो, ठीक है, और जो भी खदान फसल को क्या करो, नष्ट कर दो। यही नीति अपनाया और मॉस्को से धीरे 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 वो सर्बिया के क्षेत्रों की तरफ जार जाने लगा। जितना भी सैनिक इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी खदान फसल, अपने ही चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। क्यों कर रहा है इसको समझिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन आएगा तो मानेगा नहीं। नेपोलियन देखिए बहुत सोची समझी, ठीक है, रणनीति की तरफ जून में गया था, क्योंकि जून के मौसम में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सूर्य कर्क रेखा पे होता है। सूर्य कर्क रेखा होने का मतलब है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे उत्तरी क्षेत्रों में भी आपको देखेंगे तो वहाँ पे ठंडी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है। लेकिन रूसी शासक जार को भी ज्योग्राफी अच्छा खासा आता था। उसको लग गया कि भाई जून के महीने हैं, पीछे जाओ पीछे जाओ, ये जो भी खदान है नष्ट कर दो। और देखिए उसको घेरते 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 दिसंबर के महीने तक ले गया। नेपोलियन ठहरा हठी आदमी। यहीं से नेपोलियन का, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का ज्ञान होता तो वो वापस लौट आता, लेकिन माना नहीं। नवंबर दिसंबर महीने में आपको पता है कि सूर्य मकर रेखा पे आ जाती है। अब रूस में ये जो आर्कटिक का जो कुछ पूरा क्षेत्र है, साइबेरियन पवन, हाड़ कपा देने वाली, ठीक है, शरद ऋतु का मौसम, अब मजाल नहीं था। नेपोलियन के बहुत सारे सैनिक भूख प्यास से मारे गए। उस विषम परिस्थिति जलवायु में बेचारे वो टिक नहीं पाए। कितने सारे सैनिक देखिए वहां पे मारे गए। अब दिसंबर में आएगा जार, ठीक है, युद्ध होगा। दोनों के लगभग देखेंगे तो 30,000 से ऊपर सैनिक यहाँ पे मारे गए। नेपोलियन का जीतना तो स्वाभाविक था क्योंकि सेना ही नेपोलियन की इतनी बड़ी थी। लेकिन नेपोलियन जीत के भी हार गया और जार हार के भी जीत गया। कैसे? तो बेचारा नेपोलियन मात्र 1 लाख सैनिक जिंदा लेके वापस आया। सोचिए, गया था कितना, 6 लाख लेके आया, मात्र 1 लाख जिंदा सैनिक को लेके, वो भी बीमार सैनिक। कितने लोगों को बीमारी लग गया था। आज भी देखिए, आज भी कजाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब वहाँ पे, ठीक है, खुदाई वगैरह चलती है तो जिन क्षेत्रों पे नेपोलियन ने, ठीक है, बसेरा डाला हुआ था, वहाँ पे आपको, ठीक है, अच्छा खासा मतलब कंकाल देखने के लिए मिल जाएगा। और ये परीक्षण के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि वो कंकाल किसी और का नहीं है बल्कि नेपोलियन के सैनिकों का है। सोचिए क्या हुआ है इतनी बड़ी मात्रा में, ठीक है। खैर यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि नेपोलियन की इससे शक्ति में क्या आ गई, बहुत बड़ी कमी आ गई। जैसे इसकी शक्ति में यहाँ पे कमी आ गई, यहाँ पे देख पा रहे हैं मैप है, ये है आपका, ठीक है, रूस का पूरा एक बहुत बड़ा जैन के रूप में मौजूद है। यहीं से, ठीक है, इधर आप जाएंगे तो इधर सर्बिया का क्षेत्र है। साइबेरियन पवन खूब जबरदस्त मात्रा में इधर से चलती है। जियोग्राफी का थोड़ा भी बहुत ज्ञान होगा आप लोगों को, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हालात था। अब उसके बाद से, ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं जर्मनी से युद्ध 1813 में। जर्मनी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप परासा कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जर्मनी का जो उस समय पूरी तरीके से आप देखेंगे तो अस्तित्व जो था धीरे धीरे उभर रहा था। जर्मन जाति जो लोग थे, जो अधिकतर ऑस्ट्रिया में रहते थे, जर्मन क्षेत्रों में भी रहते थे, जो नेपोलियन ने क्या किया था कि उनको, ठीक है, लगभग 200 से ऊपर जर्मन क्षेत्र थे, उनको कंप्रेस करके लगभग 18-19 राज्यों में, ठीक है, ये अपने अंडर कंट्रोल में करके रखा हुआ था। इधर है प्रसा, ठीक है, इसको भी समस्या थी महाद्वीपीय व्यवस्था को लेके। आते ही, ठीक है, प्रसा ने, ध्यान रखिएगा, फ्रांस पर यहाँ पे आक्रमण कर दिया कि भाई अब तो नेपोलियन बिल्कुल कमजोर हो चुका है। लग जाता है ना, देखिए, दुश्मन जब भी यहाँ पे कमजोर होता है तो दुश्मन, दूसरा जो दुश्मन है, ठीक है, हमेशा ही उसकी फिराक में रहता है। लेकिन वही था नेपोलियन, ठीक है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था तो बहुत बड़ा, ठीक है, युद्ध कौशल में निपुण था। जर्मनी यहाँ पे हार गया।
ऑस्ट्रेलिया का मेटरनिक यहाँ पे संधि प्रस्ताव भेजता है। ऑस्ट्रेलिया का मेटरनिक, ध्यान रखिएगा, इसका काफ़ी कंट्रोल होता है इन जर्मन क्षेत्रों पे। और उस समय देखेंगे तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद था। प्रसा भी इससे डरता था। तो जब जर्मनी यहाँ पे हार गया, मैंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रसा जब हार गए, यहाँ पे हार गया यहाँ पे, तो मेटरनिक संधि प्रस्ताव के लिए नेपोलियन के पास भेजेगा। लेकिन नेपोलियन अपने, ठीक है, शक्ति में चूर इसको यहाँ पे ठुकरा देगा और अब समस्या बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के देखिए, जितने भी रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्पेन, पुर्तगाल, सारे के सारे नेपोलियन के क्या बन गए? दुश्मन बन गए। अब यही है दुश्मन का, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, सोचिए, सड़क की नीति हम लगा सकते हैं। अब यहीं से नेक्स्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है शक्ति संतुलन का रास्ता। इसको बोला जाता है यूरोपीय राष्ट्रों का यहाँ पे युद्ध, जो एक नेशनलिज्म की भावना से युक्त थे। एक तरफ नेपोलियन तो दूसरे तरफ बाकी जितने भी राष्ट्र थे, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इसमें स्वीडन भी शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है। इनका यहाँ पे गुट बनता है और इस गुट के माध्यम से 1813 में ये लोग एक साथ मिलके 1813 में लिप्जिंग का युद्ध होगा। इसमें नेपोलियन यहाँ पे पराजित हो जाएगा और नेपोलियन जब पराजित हो जाएगा तो इसको एल्बा द्वीप में भेज दिया जाएगा। मैंने एल्बा द्वीप में देखिए यहाँ पे बाकी जो राष्ट्र थे यूरोपीय के बहुत सहनशीलता बरतते हुए नजर आएंगे नेपोलियन के साथ, कि नेपोलियन की प्रतिष्ठा में कोई ये लोग कमी नहीं करता है। बस बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ मत रहो, जब तक रहोगे शक्ति संतुलन को खतरा रहेगा यूरोप में। एल्बा द्वीप भेज दिया जाएगा पूरा उसका शान और शौकत से कि भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, जाके रहो आराम से, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मानना पड़ेगा नेपोलियन को, मरता क्या ना करता। और पुनः फ्रांस में देखिए बुर्बो वंश के शासक, एक शासक आएगा, लुई 70 का तो आता पता है नहीं, लुई 18 आएगा। उस लुई 18 को फ्रांस का शासक यहाँ पे बना दिया जाएगा। लेकिन ये भी बहुत योग्य शासक नहीं था, ये भी निकम्मा शासक यहाँ पे सिद्ध यहाँ पे होता है। इसीलिए देखिए 1814 में नेपोलियन स्टेटमेंट देते हुए नजर आएगा कि मैंने, ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ, सोचिए, मैंने यूरोपीय राष्ट्रों के साथ उनकी संप्रभुता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे, ठीक है, घुटनों पे ला दिया। कुछ इस टाइप का वो स्टेटमेंट देता है। लेकिन अब नेपोलियन हार मानने वाला कहा था, यही तो उसके साथ बहुत बड़ी समस्या थी। नेपोलियन 1815 में पुनः वापस आएगा। बुर्बो वंश का शासक लुई 18, उसका नाम सुनते ही बेचारा भाग जाएगा। फ्रांस की जनता पुनः देखिए उसका स्वागत करेगी बाहें फैला के। जब ऑस्ट्रिया मिस्र अभियान करके आया था तो कैसे नेपोलियन देखा कि फ्रांस की जनता बाहें फैला के उसके स्वागत कर रही थी, अर्थात नाशपाती पक गया। पुनः नाशपाती पकवाने में देखिए यहाँ पे नेपोलियन यहाँ पे सफल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अब यूरोप की राजनीति पहले जैसी नहीं है। अब यूरोप की राजनीति बदल चुकी है। शक्ति संतुलन के माध्यम से सारे राष्ट्र यूनाइट हैं। जैसे पता चलता है लोग बोलते हैं मानेगा नहीं नेपोलियन। पुनः वाटरलू, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में सारे राष्ट्रों के द्वारा पूरे घेर के यहाँ पे नेपोलियन को यहाँ पे पराजित किया जाएगा। पराजित करने के बाद फिर भी उसकी हत्या नहीं किया जाएगा। उसको सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है, उसको भेज दिया जाएगा कि जाओ भाई अपना निर्वासित जीवन अपना व्यतीत करो, बहुत हो गया तुम्हारा सम्मान, अब तुमको जाओ। और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी, कोई बोलता है कि ब्रिटेन वालों ने इसे जहर पिला दिया, खैर जो भी हो, 1821 में यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। अर्थात अब नेपोलियन युग का अंत हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अब बीना कांग्रेस मेटरनिक आएगा, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इसी में कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक जुड़ा हुआ है कि नेपोलियन का साम्राज्य का जो अंत कैसे हुआ। तो आंतरिक विरोधाभास ने, ठीक है, उस विघटन को नियत बना दिया। कुछ इस टाइप का देखिए सवाल बन के आता है, ठीक है, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कारण कारण परिणाम पढ़ने से आप यूपीएससी का क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा बौद्धिक, ठीक है, जुगाली करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको दिमाग को कष्ट देना पड़ेगा। क्या था तो देखिए, अखिल यूरोपीय साम्राज्य का तो नेपोलियन ने पूरी तरीके से निर्माण किया, ठीक है, और आगे चल के देखिए आधुनिक साम्राज्य का मॉडल स्थापित हो चुका। यूरोपीय संघ कोई नया चीज़ नहीं है, भले ही आज यूरोपीय संघ से ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का यहाँ पे, ठीक है, निष्कासन हो गया, बाहर हो गया, लेकिन यह अवधारणा अगर देखा जाए तो उस नेपोलियन के, ठीक है, साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से परिचालित हो रहा है कि भाई यूनाइट रहना यहाँ पे बेहद यहाँ पे जरूरी है। लेकिन आंतरिक विरोधाभास की वजह से अब नेपोलियन का साम्राज्य टूटना तय था, अल्पजीवी था, कब टूट जाए
ठीक है, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन टूटना तय था। जल्द ही यूरोपीय लोगों को पता लग गया कि भाई नेपोलियन एक मुक्तिदाता के रूप में जो अपनी बातें कर रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है, जर्मनी में, इटली में लोग बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। जल्दी ही सच्चाई सामने आ गई कि भाई ये तो नेपोलियन अपने स्वार्थपूर्ण नीतियों से परिचालित हो रहा है। ये तो फ्रांस की क्रांति के बिगड़े हुए आदर्शों को प्रस्तुत कर रहा है अपनी स्वार्थपूर्ण नीति की वजह से। ये भी एक समस्या था। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद पर यहाँ पे बल देने की वजह से देखिए नेपोलियन की साम्राज्यवादी शोषण सामने आ गई। हमेशा ही फ्रांस को प्रायोरिटी देना। तुम जा रहे हो भाई, बाकी अन्य क्षेत्रों को लूट रहे हो, फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में तुम हीरो बन रहे हो, लेकिन बाकी राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में तुम विलन बन रहे हो, लेकिन बातें वहां अच्छी अच्छी कर रहे हो, तो समस्या आएगी। जिस तरीके से फ्रांस में नेशनलिज्म का भावना का जगना यहाँ पे नेपोलियन के नेतृत्व में तैयार हुआ, उसी प्रकार देखेंगे तो नेपोलियन जहाँ जहाँ गया वहाँ पे भी नेशनलिज्म का भावना यहाँ पे उठना तय हो गया। और पुनः देखिए यही राष्ट्रवाद जब भयंकर रूप से अपने चरम सीमा पे आ जाएगा, तो यही राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद को नेपोलियन ने जगाया, उसी राष्ट्रवाद के जरिए बाकी यूरोपीय राष्ट्रों ने नेपोलियन का पतन कर दिया। आम सैनिक भर्ती में आगे देखेंगे तो निरंतरता बनी रही। यही कारण है कि आगे देखिए बिस्मार्क से लेके, हिटलर से लेके, मुसोलिनी तक बहुत बड़ा बड़ा सैनिक बनाना यहाँ पे शुरू करेगा। अब जो भी है देखिए आम सैनिक भर्ती भाई बनाओ लाओ, ठीक है, सैनिकों की भर्ती करो, जिस प्रकार से जैकोबिन शासक के समय यहाँ पे किया गया था, नेपोलियन ने उसको निरंतर जारी रखा। अब यहाँ पे लास्ट में आ रहा है फ्रांस की क्रांति, महिलाओं की भूमिका। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रांति महिलाओं की भूमिका क्या है। देखिए क्रांति महिलाओं की भूमिका काफी उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के द्वारा अगर देखेंगे शुरू में तो वर्साय के महल से शासक और शासिका आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लुईस 16 को खींच के लाया गया इन महिलाओं के द्वारा। महिला उस समय फ्रांस में काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन यही है ना कि देखिए किसी भी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का एक्टिव होने का मतलब है कि उस पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा दबाया जाना। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये यूरोप के देखेंगे तो जनरली पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो जनरली ये चीज़ यहाँ पे होता ही गया है। महिलाओं का अधिकार की बात कर लीजिए, उनके वयस्क मताधिकार की बात कर लीजिए, उनका शिक्षा विवाह की बात कर लीजिए, हमेशा से ही उनको दबाया गया है, ठीक है। और सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। देखिए उस समय फ्रांस की क्रांति महिलाओं की भूमिका की बात करें तो 60 महिला क्लब उस समय महिलाओं के द्वारा स्थापित किया गया। सोचिए महिला क्लब, जिस तरीके से पुरुषों का क्लब चलता था, कॉफी क्लब हाउस, चाय क्लब हाउस, वैसे ही महिलाओं ने अपना क्लब स्थापित किया था। अखबार प्रसारण महिलाओं ने करवाया। अपना मताधिकार को लेके महिलाएं जागरूक हुई। चुनाव लड़ने, राजनीतिक पद की महिलाओं के द्वारा मांग की गई, लेकिन जैकोबियन दल के द्वारा इनका निर्ममता पूर्वक दमन किया गया। बहुत सारी महिलाओं को तो ठीक है फांसी में भी चढ़ा दिया गया, लेकिन इसको रोक दिया गया। महिला नेता देखेंगे बहुत अलंपा तागुज, बहुत फेमस नाम है। आप जब भी आंसर राइटिंग कीजिए इस नाम का आप कॉपी में उल्लेख कीजिए, एग्जामिनर आपसे इंप्रेसिव होगा। महिला नेता अलंपा द गुज, इसने क्या किया तो महिला नागरिक अधिकारों की घोषणा की, बकायदा एक विधेयक बना के संसद में भेजा, लेकिन उसकी स्वीकृति को यहाँ पे नहीं दिया गया। फिर भी महिलाओं ने अपना जो आंदोलन को क्या किया, जारी रखा। सामाजिक स्थिति में कुछ इतना जब लोग आंदोलन करेगी महिलाएं तो कुछ इनकी स्थिति में सुधार आया। शिक्षा को लेकर इनको अधिकार दिया गया। अब सोचिए 18वीं 19वीं शताब्दी में शिक्षा को लेकर अधिकार दिया जा रहा है। कंपेरिजन कीजिए भारत का। भारत उस समय बिल्कुल सती प्रथा से ग्रस्त हुआ करता था, विधवा विवाह प्रणाली नहीं थी, कितनी समस्याएं थी, बाल विवाह की समस्या थी। तो अभी अचानक जब आप कंपेरिजन करेंगे भारतीय महिलाओं की यूरोपीय महिलाओं से, तो इस सरासर देखिए ये समानता के खिलाफ यहाँ उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि होता है ना, पहला खंभा छूना, गोल पोस्ट के सामने वो बिल्कुल नज़दीक है। अभी भारत की महिलाएं बहुत पीछे है, समय लगेगा। विवाह की बात किया जाए तो वहाँ पे इसको भी मान्यता दिया गया कि नहीं भाई, विवाह जब भी करना पड़ेगा महिलाओं से पूछ के यहाँ पे किया जाएगा, लड़कियों से पूछ के किया जाएगा। तलाक को उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया कि जो महिलाएं चाहती है कर सकती है। जीविका के लिए उनके व्यवसाय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जीविका के लिए व्यवसाय चलाने के अधिकार को उनको पूरी तरीके से स्वीकृति दे दी गई। और यही व्यवसाय आप देखेंगे तो चलेगा इनका। अब व्यवसाय देखिए आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देगा। और आर्थिक क्रियाकलाप मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पूरा हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। यही आर्थिक क्रियाकलाप एक
समाज में एक नए वर्ग की पूरी तरीके से उन्नति देगा, उनके विचारधाराओं को पूरी तरीके से परिवर्तन करेगा। एक नया सामाजिक चेतना का यहाँ पे उदय होगा और वही नया सामाजिक चेतना राजनीतिक परिवर्तन को भी जागृत करेगी। बिल्कुल चयन इसे आप लोग ध्यान में रखिए। तो जीव का व्यवसाय के रूप में, और आगे यहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद से देखेंगे तो जब यूरोपीय राष्ट्र बिल्कुल ही सारे जो सैनिक है उनकी अर्थव्यवस्था जब ध्वस्त होने लगती है तो वहाँ की महिलाएं ही उस औद्योगिकरण को यहाँ पे संभालते हुए नजर आएगी, जिसके बाद से अब महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के लेके भी पूरी तरीके से कॉन्शियस हो गई, ठीक है, और उनको मिला भी। कुछ इनकी सीमाएं हैं यहाँ पे। राजनीतिक अधिकार देखिए उस समय नहीं मिला गया, उग्र दमन किया गया। और 1946 में देखिए महिलाओं को फ्रांस में मताधिकार दिया गया। 1928 में देखिए जो ब्रिटेन अपने आप को इतना प्रगतिशीलता का देश बोलने वाला, जो सबसे पहले जहाँ मैग्ना कार्टा गौरवपूर्ण क्रांति हुई, वो ब्रिटेन इतना पीछे क्यों चला गया महिलाओं को अधिकार देने के मामले में? सोचिए, वो लोग इतना मैच्योर होने के बाद, एक मैच्योर डेमोक्रेसी होने के बाद वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन भारत देखिए 1947 में भारत जैसे आज़ाद हुआ, भारत ने एक क्षण मतलब लगाए बिना ही वयस्क मताधिकार, आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में विदाउट, ठीक है, माने कॉन्ट्राडिक्शन का, विदाउट कंट्रोवर्सी का कोई भी दल ने वयस्क मताधिकार को लेके क्लेम किया ही नहीं। तुरंत हो गया कि नहीं भाई सबको अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। पूरी दुनिया भारत को देख रही थी कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र की एक खासियत है, जब बना तो भारतीय ढांचे को देख के यहाँ पे बहुत सारे जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो पचा नहीं पा रहे थे। अमेरिका तक बेचारा नहीं पचा पा रहा था कि भारत टूट जाएगा, इतना मैच्योर नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, देखिए अभी भी भारत के, ठीक है, आज़ादी के लगभग 70 साल यहाँ पे पार हो चुके। भारत शानदार तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे मैच्योर भी हो रहा है, ठीक है। अभी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। खैर, महिलाओं को यहाँ पे भारत पे झटके में अधिकार यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे, ठीक है, यह इनको नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की विरासत क्या है, ठीक है, इसको यूपीएससी में पूछा जा चुका है। विरासत, देखिए विरासत क्या होता है, ठीक है, समझिए इसको, ठीक है। विरासत जब भी, ठीक है, फ्यूचर में कोई चीज़ें यहाँ पे बन जाती है, हो जाती है, तो आने वाली पीढ़ी को उसको संभालने की जिम्मेदारी होती है। सपोज करिए कि आज लाल किला है, किसी ने बनवाया डजेंट मैटर, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, वो आज हेरिटेज के रूप में मौजूद है क्योंकि वो हमारे देश का, ठीक है, एक सिंबल के रूप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहा है। ये है विरासत। तो फ्रांस की विरासत क्या है, तो जन भागीदारी है। पहले राज्य और समाज की बात करें तो बिल्कुल कटा हुआ होता था, अधिकार विहीन, विशेष अधिकार विहीन। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति हो गई, राज्य और सामान्य जो समाज है एक दूसरे से जुड़ने लगे, एक दूसरे के हितों से परिचालित होने लगे। ये अपने आप में क्या कम था, आगे यही परंपरा जारी रही। आधुनिक राजनीति में देखेंगे तो आज बोलते हैं मार्क्सवादी परंपरा, कम्यून। आपको पता होगा कि कम्यून, यही जो कम्यून थी, जो पेरिस की भीड़ ने अपने आप को, जो भी लोग किसान वगैरह लोग थे, दस्तकार लोग थे, अपने आप को शामिल किया। इसी कम्यून से अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट भी निकला। और उसी क्या बोलते हैं, फ्रांस के विधानमंडल से जो अध्यक्ष जहाँ बैठता था, लेफ्ट और राइट की तरफ जो लोग बैठते थे, लेफ्टिस्ट वालों को दक्षिणपंथी बोला गया, राइट वालों को वामपंथी बोला गया, ठीक है, राइट वालों को दक्षिणपंथी और लेफ्ट वालों को वामपंथी बोला गया। तो ये कहीं और से नहीं निकल रहा है। वर्तमान में जब इसकी आप चर्चा करते हैं कि ये लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, तो ये फ्रांस से ही निकला हुआ है, आज भी चल रहा है। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का जो बीज है यहाँ पे बहुत मजबूती से, ठीक है, हावी हुआ। जनमत संग्रह यहाँ पे आगे आया। खुद नेपोलियन ने अपने आप को, ठीक है, 1799 में जो स्टेबलाइज किया, जनमत संग्रह के माध्यम से स्टेबलाइज किया। आगे परंपरा जारी रहा हर जगह, ठीक है। देखिए जूनागढ़ को ही ले लीजिए, जूनागढ़ जब भारत, ठीक है, जब आज़ाद हुआ तो जूनागढ़ में अपन जनमत संग्रह के माध्यम से उसको मिला लिया गया। इसके अलावा तानाशाही सरकार को बढ़ावा मिला। आगे चल के कुछ शासकों के द्वारा तानाशाही डिक्टेटरशिप का भी रुख अपनाया गया, जैसे कि हिटलर को यहाँ आप ले लीजिए, इसमें बिस्मार्क को भी शामिल किया जा सकता है। ऑटोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, निरंकुशतावाद का, मुसोलिनी को आप ले लीजिए। जनमत अवधारणा बहुत यहाँ पे प्रबल रूप से सामने आने लगी, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को लेके।
वोटिंग राइट्स के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि जो भी ठीक है भारत में अगर जन्मतः अवधारणा है कि भाई हमें ये एमपी चुनना है, ये एमएलए चुनना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चल के यहाँ पे उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराओं का यहाँ पे उदय हुआ और उपनिवेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। 19वीं सदी में खुद आप देखेंगे तो 1820 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों में वहाँ पे एक योद्धा साइमन बोलीवर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लैटिन अमेरिका के देशों का, वो मतलब महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। एक सैनिक योद्धा जो ठीक है कई सारे उपनिवेशों को ठीक है आज़ाद कराने के लिए उसने प्रेरित किया। आगे चल के 20वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो यही विचारधाराएं एशियाई देशों में भी फैलने लगी, भारत भी इसमें आज़ाद हुआ। तो देखिए हर जगह से आपको लिंक करना है, एग्जाम कहाँ से किस तरीके के प्रश्न बना दे, ठीक है आपके तुरील में हर प्रकार का तीर होना जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ठीक है समय देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इतना आप ठीक है रिवीजन करिए, ठीक है कहीं से देखिए कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम है कॉन्टेक्ट कीजिए। पूरा का पूरा देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, पूरा पूरा हिस्ट्री को लेकर निफिक्र रहिए। कहीं से जो भी मेरा टॉपिक आएगा पूरा डिटेल्स होगा, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई प्रश्न छूट नहीं पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिसोर्स के अभाव में बड़ी बड़ी एग्जामों की तैयारी यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि मेरे इस लेक्चर से उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस का भाव जगे, वे भी अपनी तैयारी को धारदार रूप यहाँ पे दे सकें। तो कल मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।